पिंकी बच्चों को खाना खिलाकर चांद की तरफ देख अपने बाबा को याद करके रो रही थी। उसका रोना दानिश से नहीं देखा गया तो वह पिंकी के सामने आ गया। दानिश ने उससे झूठ बोला कि उसे उसके बाबा ने उनका ख्याल रखने के लिए भेजा है। उनके बाबा बाद में आएंगे, वो किसी काम में फंस गए हैं। दूसरी तरफ भाभी अपने पति के साथ आज की रात रंगीन करने की कोशिश में थी। उसका पति जिसका नाम ब्रिजेश था वह भी वाइड हुए जा रहा था। उसने अपनी पत्नी जिसका नाम राजबाला था। ब्रिजेश ने राजबाला के बाल पकड़े और पीछे की ओर खींच दिए जिससे उसकी चीख निकल गई। वह राजबाला के होठों पर अपनी जीभ फिराते हुए बोला, तुम्हारे ये गुलाबी गुलाबी होंठ, मन करता है इन्हें खा जाऊं। आंखों को किस करते हुए तुम्हारी ये झील सी गहरी आंखें, मन करता है इन्हीं में डूबकर मर जाऊं। बालों को छोड़कर नीचे बैठ कमर को बाहों में भरकर अपना मुंह कमर पर रख आगे बोला, मन करता है तुम्हारी पतली नागिन जैसी कमर से ऐसे ही चिपका रहूं। अपने गाल उसकी कमर से सहलाने लगा। राजबाला थोड़ा इरिटेट होते हुए बोली, अब क्या सच में कमर से ही चिपके रहोगे या फिर कुछ करोगे भी? अरे मेरी जान, नाराज मत हो, आज की रात तुम्हें खुश कर दूंगा। ये देखो मेरे पास क्या है। ब्रिजेश ने एक गोली दिखाते हुए बोला। राजबाला उसे देखने लगी तो ब्रिजेश आगे बोला, मेरी जान, इसे खाने के बाद मेरी ताकत 3 गुना बढ़ जाएगी, फिर देखो तुम्हें कैसा मजा आता है। बाहर खड़ा हुआ दानिश खुद से बोला, भाभी तो भाभी, भैया तो उससे भी ऊपर है। लड़ाई में काम आने वाली गोली को यहाँ काम में ले रहे हैं। आज मैं भी देखता हूँ तुम लोग कैसे मजे करते हो। तुमने बच्चों को बहुत तंग कर लिया, अब तंग होने की बारी तुम्हारी है। ब्रिजेश एक व्यापारी था जो कल्टीवेशन की गोलियों का व्यापार करता था। वो कोई कल्टीवेटर तो था नहीं जो उन गोलियों को लड़ाई में काम ले सके, और न ही उसे कोई युद्ध विद्या आती थी। वो कंजूर जरूर अव्वल नंबर का था। 1 महीने से वो राजबाला के कहने पर किसी व्यापार के सिलसिले में बाहर था। उसे वहां बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ तो आज वह उस गोली को राजबाला के साथ मजे लेने के लिए काम में लेने वाला था। गोली को देख राजबाला खुश हो गई और बोली, अरे वाह, मतलब आज आप पूरी तैयारी के साथ आए हो। मेरे शरीर में तो अभी से आग लग रही है। आप जल्दी करो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। ठीक मेरी जान, जैसा तुम कहो। ब्रिजेश गोली लेने वाला ही था कि उनके कमरे का दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ खुल गया। दोनों एक साथ डर गए और एक दूसरे से चिपककर खड़े हो गए। राजबाला की तो चीख ही निकल गई। राजबाला डरते हुए, कौ कौन है बाहर? लेकिन ना तो किसी की आवाज आई और ना ही कोई अंदर आया। राजबाला ब्रिजेश से बोली, देखिए ना कौन है बाहर, दरवाजा किसने खोला है? ब्रिजेश डर की वजह से राजबाला को कसकर पकड़ लेता है। क्या मैं जाऊं बाहर? तुम्हें पता है ना मुझे रात को कितना डर लगता है। जान, तुम ही जाकर देखो ना कौन है बाहर। राजबाला, डर तो मुझे भी लग रहा है। ऐसा करते हैं, दोनों चल कर देखते हैं कौन है। बाहर से दरवाजा दानिश ने खोला था। वह अब भी खिड़की के पास से अंदर का नजारा देख रहा था। अब उसे उन दोनों पर हंसी आ रही थी। उसे लगा नहीं था कि ये दोनों इतने डरपोक होंगे। अब तो इन्हें डराना धमकाना दानिश के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। दोनों कपड़े पहनकर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ धीरे धीरे बाहर आए और इधर उधर देखने लगे। उन्हें बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। राजबाला, अजी सुनते हो, यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है हवा की वजह से खुला होगा दरवाजा। ब्रिजेश, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। दोनों इतना कहकर अंदर जाने के लिए मुड़े ही थे कि पीछे से ठंडी हवा का एक झोंका आया। दोनों के पैर वहीं जम गए, एक दूसरे को और भी कसकर पकड़ लिया। दोनों डरते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़े। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया तो दोनों को शांति मिली। अचानक ब्रिजेश थर थर कांपने लगा। उसके हाथ पैर में जोर से कंपन होने लगा।
राजबाला उसके कंपन की वजह से हिलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हुआ क्या, वो क्यों कांपने लगे। लेकिन जब राजबाला ने ब्रिजेश की नजरों का पीछा किया तो वो भी डर से कांपने लगी। उनके सामने ऊपर हवा में एक काला साया खड़ा हुआ था। उसे देख दोनों के पसीने छूट गए। ब्रिजेश कांपती हुई आवाज में बोला, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? दोनों उसके सामने घुटने के बल बैठ गए। वो दोनों जानते थे कि हवा में कोई मामूली इंसान तो नहीं रह सकता। वो या तो कोई भूत है या कोई ऊंचा लेवल का कल्टीवेटर है जो हवा में उड़ भी सकता है। दोनों में से कोई हो, वो दोनों उसका सामना नहीं कर सकते थे। तो दोनों ने उसके सामने घुटने टेकना ही सही समझा। काला साया बोला, मुझे तुम्हारी पत्नी बहुत पसंद आ गई है, मुझे तुम्हारी पत्नी चाहिए। राजबाला यह सुन बहुत ज्यादा डर गई। उसने ब्रिजेश को कसकर पकड़ लिया। वह बोली, ब्रिजेश जी, ये क्या बोल रहे हैं? काले साये की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपके लिए मुझसे भी सुंदर लड़की ले आऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो। राजबाला ने इतना ही कहा कि काला साया उसे बीच में टोकते हुए बोला, नहीं, मुझे तू ही चाहिए। मुझे मेरी सिद्धि के लिए बलि चाहिए। तेरी बलि देने के बाद मैं बहुत ताकतवर हो जाऊंगा, फिर मुझे इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। काला साया जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी के साथ उन दोनों की धड़कन बढ़ती जा रही थी। राजबाला रोते हुए बोली, लेकिन मैं ही क्यों? आप जो बोलोगे मैं वो ही करूंगी, लेकिन मेरी जान बख्श दीजिए प्लीज। थोड़ी देर हंसने के बाद काला साया बोला, एक तरीका है जिससे मैं तुम्हारी जान छोड़ सकता हूं, क्या तू वो करेगी? हाँ, मैं सब करूंगी, बस मुझे छोड़ दो। बेचारा ब्रिजेश तो डर की वजह से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी आवाज तो जैसे गले में ही अटक गई। काला साया, बलि देने का समय आज से 1 महीने बाद का है। अगर तू अपनी बलि नहीं देना चाहती तो तेरे घर में रह रहे 4 बच्चों की बलि देनी होगी। राजबाला, हाँ ठीक है, मैं उनकी बलि देने को तैयार हूं, पर मुझे छोड़ दो। काला साया, ठीक है, फिर मैं आज से ठीक 1 महीने बाद आऊंगा। मुझे वो 4 बच्चे सही सलामत चाहिए। अब से वो तेरे पास मेरी अमानत है, अगर उन्हें थोड़ी सी खरोच आई तो। राजबाला डरते हुए, नहीं नहीं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। मेरी जान बख्शने के लिए आपका शुक्रिया। आपकी अमानत मेरे पास सलामत रहेगी, आप जब चाहे उन्हें ले जा सकते हो। काले साये ने अपना एक हाथ उठाया। उसके हाथ उठाते ही ब्रिजेश के जेब में रखी हुई कल्टीवेशन की गोली बाहर निकलकर काले साये के हाथ में उड़ती हुई चली गई। काला साया गोली लेते ही वहां से गायब हो गया। गोली को जाता देख ब्रिजेश को लग रहा था जैसे उसकी जान उड़कर काले साये के हाथ में चली गई हो। ब्रिजेश उस गोली को लेना चाहता था पर नहीं ले सकता था। इसे कहते हैं, हाथ तो आया पर मुंह को नहीं लगा। बेचारा ब्रिजेश, उसकी रात रंगीन होने की बजाय बेरंग हो गई। उसके सारे अरमान काला साया लेकर उड़ गया। काले साये के गायब होते ही राजबाला ने चैन की सांस ली। उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिजेश के चेहरे पर गम था। भैया और भाभी दोनों अपनी मस्ती में खोने के लिए तैयार थे कि दानेश ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। दोनों के होश उड़ गए। वो डरते डरते बाहर आए तब दानेश उनके सामने एक काला कपड़ा डालकर हवा में उड़ गया। दानेश दानव लोमड़ी की शक्तियों का इस्तेमाल कर थोड़ी देर के लिए हवा में उड़ सकता था। उसके पास अभी दानव लोमड़ी की कुछ ही शक्ति आई थी। दानेश काला साया बनकर भाभी की बलि मांगता है, जिससे भाभी डर जाती है। वह खुद को बचाने के लिए उसके घर में रह रहे 4 बच्चों की बलि देने के लिए राजी हो गई, साथ उन्हें काले साये की अमानत समझकर उनका ख्याल भी रखेगी। उनके सामने से गायब होकर दानेश दोबारा बालकनी की दीवार पर सो गया और खुद से बोला, चलो बच्चों की सेफ्टी का इंतजाम तो कर दिया, अब भाभी उन्हें मेरी यानी काले साये की अमानत समझकर उन्हें ना तो नुकसान पहुंचा पाएगी और ना ही उनसे ज्यादा काम कराएगी।
अब मुझे कम से कम 1 महीने तक बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं 1 महीने अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दे सकता हूँ। और ठरकी भैया जी से ये उन्नत किस्म की गोली जो मेरी ताकत कुछ समय के लिए 3 गुनी कर सकती है मिल गई। अंदर घर के हॉल में ब्रिजेश अभी तक अपनी गोली का शोक मना रहा था, लेकिन राजबाला के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसे एक साथ 2 खुशी जो मिल गई थी। भाभी को लग रहा था कि अब बच्चों से उसे छुटकारा भी मिल गया और काले साए से अपनी जान भी छुड़ा ली। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो किसी के जाल में फंस चुकी है। राजबाला, अब आपको क्या हुआ? आप किस गम में डूबे हो? जाने दीजिए ना उस गोली को। ये सोचिए हमारा कितना फायदा हो गया। हमारी जान तो बची सो बची। अब हमें उन बच्चों से भी छुटकारा मिल जाएगा जिन्हें वो आपका नाकारा भाई रास्ते से उठा कर ले आया था। अरे मैंने आपको एक बात तो बताई ही नहीं। आपके जाने के बाद अगले दिन से आपका वो नाकारा भाई भी गायब है। पता नहीं कहाँ चला गया है। अच्छा रहेगा अब वो कभी लौट कर ही ना आए तो। अपने भाई के गायब होने की बात सुनकर ब्रिजेश को जैसे झटका लगा। वह चौंकते हुए बोला, क्या जय गायब है? राजबाला, हाँ वो गायब है। पता नहीं कहाँ गया है। लौट कर ही नहीं आया अभी तक, वरना वो कभी अपने बच्चों से इतने दिन दूर नहीं रह सकता। चलो अच्छा है कभी लौट कर ही ना आए तो। अब मैं सोने जा रही हूँ। अगर आप गम से बाहर आ जाए तो सोने आ जाना। राजबाला सोने चली गई, लेकिन ब्रिजेश किसी गहरी सोच में डूब गया। उसकी आंखों के सामने अपने बचपन की यादें घूमने लगी, जिन्हें ब्रिजेश ने आज तक किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें याद करते ही उसका शरीर डर की वजह से कांपने लगता है। इसी ही कुछ भयानक यादें थी। फ्लैशबैक। एक आदमी जिसने अपने कंधे पर एक लंबी तलवार बांधी हुई थी। दिखने में वह कोई बहुत ही उच्च लेवल का योद्धा लग रहा था। उसके साथ 2 छोटे बच्चे चल रहे थे, जिनमें से एक की उम्र 4 साल और दूसरे की उम्र 7 या 8 साल रही होगी। बड़ा बच्चा, बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा, बेटा ब्रिजेश, हम यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं। ये समझ लो कि हम एक अलग दुनिया में जा रहे हैं, जो यहाँ से बहुत ही अलग है। वहाँ हर तरफ खुशी ही खुशी है। वो जगह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। तुम्हारी माँ वही रहती है। बड़ा बच्चा यानी ब्रिजेश बोला। ओह, तो हम माँ के पास जा रहे हैं। मैंने अभी तक माँ को एक बार भी नहीं देखा। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। छोटा बच्चा यानी कि जय, मैं भी माँ के पास जाऊंगा। बाबा हंसते हुए, हाँ हाँ, तुम दोनों को ही लेकर जा रहा हूँ तुम्हारी माँ के पास। लेकिन तभी बाबा अचानक रुक गए। उनके माथे से पसीना छूटने लगा, जैसे कि उन्हें जिस बात का डर था वही हुआ हो। अचानक बाबा ने दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठाया और उन्हें लेकर आसमान के रास्ते से उड़ गए। वो एक पहाड़ी के पास जाकर रुक, जहाँ एक छोटी सी गुफा बनी हुई थी। बाबा ने दोनों बच्चों को उस गुफा में बैठाया और ब्रिजेश से कहा, ब्रिजेश, जब तक मैं आ नहीं जाता तब तक यहीं रहना और अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। बाबा ने कोई मंत्र बोला, जिससे उसके हाथ में एक चमकती हुई चीज आ गई और मंत्र बोलते हुए उसे छोटे बच्चे के माथे पर लगा दिया। वो चमकती हुई चीज उसके माथे के अंदर घुस गई। बाबा ने बाहर आकर दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया। वहां एक छोटी सी जगह छोड़ दी, जिससे कि बच्चे आसानी से बाहर आ सके। ब्रिजेश भागते हुए छोटी सी जगह के पास आया और बाहर देखने लगा। उसने देखा कि बाबा ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली और किसी मंत्र का जाप किया, जिससे उनकी तलवार लाल रोशनी के साथ जलने लगी। बाबा ने जोर से कहा, बहुत हुआ ये लुका छिपी का खेल, बाहर आ जाओ। मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो। अब बाहर आ जाओ और हिम्मत है तो मेरी तलवार का सामना करो। तभी वहां एक शैतानी हंसी गूंजने लगी, हा 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 हा। उस हंसी को सुन ब्रिजेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसके शरीर में कंपन होने लगा। बाबा के सामने एक प्राणी प्रकट हुआ, जो पूरी तरह इंसान नहीं था। दिखने में भले ही इंसान जैसा था, पर उसके सिर पर बड़े बड़े 2 सींग उगे हुए थे।
उसका आकार किसी भी आम इंसान से दोगुना होगा। उसकी लंबाई कम से कम 12 फीट होगी। उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ी तलवार थी। वह किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। उसकी हंसी उसे और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। उसे देखकर ब्रिजेश अंदर तक हिल गया। वह डर की वजह से बुरी तरह कांपने लगा। उसने इससे पहले ऐसा अजीब प्राणी आज तक नहीं देखा था। किसी छोटे बच्चे के सामने अचानक राक्षस आ जाए तो उसका डरना लाजमी था। वह शैतान बोला, मानना पड़ेगा तुम इंसान कुछ ज्यादा ही चालाक हो गए हो, पर क्या फायदा इतनी चालाकी का, फिर भी तुम रहोगे कमजोर ही। तुम इंसान हमसे कभी नहीं जीत पाओगे। हाँ 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 हाँ। बाबा कौन हो तुम? और मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? क्या चाहते हो तुम? शैतान तुम्हें अच्छे से पता है मुझे क्या चाहिए। तुम मुझे को चीज लौटा दो, मैं तुम्हें यहां से जिंदा वापस जाने दूंगा। अगर नहीं लौटाई तो उसका अंजाम तुम जानते हो। बाबा मेरे पास तुम्हारी कोई भी चीज नहीं है। अगर होती भी तो मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं लौटाता। शैतान तुम इंसान होते ही ऐसे हो, मरने के लायक। अगर तुम उसे नहीं लौटाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मारकर तुमसे वो चीज छीन लूंगा। इतना बोलकर राक्षस बाबा पर अपनी तलवार से हमला कर दिया। बाबा ने उसके बार को रोकने की कोशिश की। बार तो रोक लिया, लेकिन राक्षस में ताकत बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से बाबा काफी दूर तक पीछे हट गए। बाबा को पहले ही बार से राक्षस की शक्ति का एहसास हो गया था, लेकिन वो इस तरह हार नहीं मान सकते थे। उन्होंने अपनी तलवार को थोड़ा ऊपर उठाया और राक्षस की तरफ दौड़ पड़े। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई थी। तलवारों के आपस में भिड़ने से चिंगारी निकल रही थी। जय और ब्रिजेश का बाबा उनके लेकर कहीं जा रहे थे। बाबा ने बताया कि वो उन्हें लेकर उनकी माँ की दुनिया में जा रहे हैं, जो इस दुनिया से बहुत ही अलग है, जहाँ पर सभी जगह शांति है। लेकिन अचानक ही जय के बाबा को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वह जय और ब्रिजेश को उठाकर तेज रफ्तार से उड़ गए और उन्हें एक गुफा में छुपाकर पीछा करने वाले राक्षस से युद्ध करने लगे। दोनों की तलवारें बिजली की गति एक दूसरे को काटने के लिए चल रही थी, लेकिन दोनों ही युद्ध कौशल में काफी निपुण थे, तो एक दूसरे के बार को रोक लेते। बाबा उस राक्षस के बार को रोक तो लेते, पर उन्हें थोड़ा पीछे हटना पड़ता क्योंकि राक्षस की ताकत ज्यादा थी। कुछ देर और लड़ाई करने के बाद दोनों अलग अलग हो गए। राक्षस बोला, बहुत खूब इंसान, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे इतने प्रहारों का सामना कर लोगे, पर अब इस खेल को जारी रखने का मेरा कोई मूड नहीं है। अब इसे यहीं खत्म करना होगा। बोलकर राक्षस ने अपनी तलवार उठाई और उसे ऊपर आसमान की तरफ उठा दिया। वह कोई मंत्र बोलने लगा। धीरे धीरे आसमान का रंग काला होने लगा। वहां घने काले बादल छा गए। बिजली कड़कड़ाने लगी, हवाएं चलने लगी। अचानक एक बिजली आसमान से सीधे राक्षस की तलवार पर आकर गिरी। देखने से लग रहा था जैसे उसकी तलवार आसमान की बिजली को अपने अंदर समा रही हो। राक्षस की तलवार के चारों तरफ बिजली दौड़ने लगी। उसकी तलवार बिजली की वजह से बहुत तेज चमक रही थी। बाबा को पता चल गया कि उसने किस मंत्र का इस्तेमाल किया था। बाबा मुस्कुराने लगे और अपनी आंखें बंद कर उसकी मंत्र का इस्तेमाल करने लगे। थोड़ी ही देर में उन्हीं काले बादलों से उनकी तलवार पर भी बिजली आ गिरी। उनकी तलवार राक्षस की तलवार से ज्यादा चमक रही थी, जिसे देख राक्षस भी चकित हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? इस इंसान के पास मुझसे भी ज्यादा मंत्र ताकत है। इसका मंत्र मेरे मंत्र से अधिक शक्तिशाली है, पर कैसे? क्या हुआ अगर उसका मंत्र शक्तिशाली है तो मेरी शारीरिक ताकत तो इससे अधिक है। मैं उसी से इस इंसान को हरा दूंगा। राक्षस अपनी चमकती तलवार को बाबा की तरफ कर दिया। बाबा ने भी अपनी तलवार उसकी तरफ घुमा दी। दोनों तलवारों से बिजली एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी। दोनों की बिजली एक दूसरे से टकरा गई।
बिजली के टकराते ही वहां एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज बन गया। अंधेरे में भी वहां दिन लगने लगा। प्रकाश की तेज लाइट से ब्रिजेश की आंखें भी चला-चौंध हो गई। वहां एक तेज विस्फोट हुआ जिसकी वजह से ब्रिजेश को एक तेज झटका लगा और वह वहीं बेहोश हो गया। फ्लैशबैक खत्म। उस विस्फोट को याद कर हॉल में सोच रहे ब्रिजेश की आंखें खुल गई। उसे होश आ गया। उसके मुंह से अचानक निकला, बाबा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह खुद से बोला, मुझसे जितना हो सका मैंने आपका कहा माना बाबा। मैंने जय को बड़ा कर दिया। अब वो इतना बड़ा है कि अपना ख्याल खुद रख सकता है। मैं आपकी तरह ताकतवर तो नहीं हूँ, इसलिए मैंने पैसे वाली राजबाला के साथ शादी कर ली। अब उसकी वजह से ना तो मैं जय का ख्याल रख सकता हूँ और ना ही उसके बच्चों का। मुझे माफ कर देना बाबा। उस विस्फोट के बाद वहां क्या हुआ उसका आज तक ब्रिजेश को कुछ पता नहीं चला। उसके बाबा आज तक लौटकर नहीं आए तो उसने अपने बाबा को मरा हुआ ही समझ लिया। लेकिन दुनिया वालों को लगता है कि उसके बाबा राक्षस की वजह से उन्हें छोड़कर भाग गए। रात बहुत ज्यादा हो गई थी। ब्रिजेश खड़ा हुआ और अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह का समय। पिंकी की आंखें जल्दी ही खुल गई। उसे जागते ही अपने बाबा जय के दोस्त के बारे में ख्याल आया। वह जल्दी से उठकर बाहर आई। उसने देखा कि बाबा का दोस्त बाहर ही बैठा हुआ था और उगते हुए लाल सूरज की तरफ देख रहा था। पिंकी, आप सोए नहीं? पिंकी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। पिंकी की आवाज सुन दानेश ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं अभी जागा हूँ। मैं उगते हुए सूरज को देख रहा था। ऐसा लगता है जैसे काफी दिनों से मैंने उगते हुए सूरज को ही नहीं देखा। काफी सुंदर लगता है ना उगता हुआ सूरज? पिंकी, हाँ वो तो है, उगता हुआ सूरज बहुत सुंदर लगता है। पर मैं यह सोच रही हूँ कि आप यहाँ कैसे रहोगे? भाभी आपको यहाँ रहने नहीं देंगी। अगर किसी दिन उन्हें पता चला तो बवाल खड़ा हो जाएगा और शायद वो हमें भी इस घर से बाहर कर दें। दानेश मुस्कराया और बोला, नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं अब 1 महीने बाद आऊंगा। तब तक भाभी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। मैंने उनका अच्छा खासा इंतजाम कर दिया है। पिंकी को कुछ समझ नहीं आया। भाभी का इंतजाम कर दिया है, इसका क्या मतलब था? मतलब? दानेश, वो छोड़ो, तुम बस इतना जान लो कि भाभी तुम्हें 1 महीने तक परेशान नहीं करने वाली। बाद में मैं उनका पक्का वाला इंतजाम कर दूंगा। या फिर तब तक तुम्हारे बाबा भी लौट आए तो तुम्हें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब मैं चलता हूँ और बच्चों का ख्याल रखना। बोल दानेश एक छत से दूसरी छत, दूसरी से तीसरी, ऐसे ही कूदता गया। पिंकी उसे बस देखती रह गई। वह उससे पूछना चाहती थी कि भाभी का क्या इंतजाम किया है, कहीं उन्हें हाथ पैर तो नहीं तोड़ दिए या फिर उनका सिर ही फोड़ दिया हो। कुछ ही पलों में दानेश आंखों से ओझल हो गया। वह भाभी के बारे में सोचते हुए नीचे हॉल में आ गई। उसे जागते ही हॉल की सफाई करनी होती थी। पिंकी के हॉल में आते ही उसे एक जोरदार झटका लगा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपनी आंखों को बार बार मल रही थी, लेकिन जो वह अपनी आंखों के सामने देख रही थी उस पर विश्वास करना असंभव था। आज भाभी खुद हॉल की सफाई कर रही थी। पिंकी दौड़ती हुई भाभी के पास गई और उनके हाथ से झाड़ू लेते हुए बोली, भाभी, आप सुबह सुबह डांटना मत। मैं शायद आज देर तक सो गई, मुझे माफ करना। मैं अभी जल्दी से हॉल की सफाई कर दूंगी। पिंकी को लगा जैसे वह लेट हो गई, लेकिन और दिन लेट होने पर भाभी पूरा घर अपने सिर पर उठा लेती थी। उन्होंने कभी झाड़ू नहीं उठाया। यह बात उसे समझ नहीं आ रही थी। भाभी ने पिंकी को झाड़ू देने की बजाय उसके सिर पर हाथ रखा और बड़े ही प्यार से बोली, पिंकी बेटा, आपने बहुत काम कर लिया। अब कुछ दिन मैं कर लेती हूँ। आप अपने कमरे में जाकर आराम करो। जाओ जाकर और आराम करो, अभी बहुत टाइम है।
पिंकी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या वो जो सुन रही थी वह सच था? पिंकी ने अपने दोनों कानों में अपनी उंगली दी और उन्हें साफ किया कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया हो। पिंकी, क्या कहा भाभी? आप दोबारा बोलना। भाभी मुस्कराई और दोबारा बोली, आपने सही सुना। मैं आज घर का सारा काम कर लूंगी, आप जाकर आराम करो। दोस्तों, आज का चैप्टर कैसा लगा? आप लाइक कमेंट करने में क्यों कंजूसी कर रहे हो? लाइक कमेंट तो किया करो। क्या ब्रिजेश के बाबा अभी भी जिंदा है? अगर जिंदा है तो कहाँ है? भाभी कब तक काले साए से किया वायदा निभाने वाली है? दानेश के जाने के बाद पिंकी काम करने के लिए नीचे हॉल में आई। नीचे आकर देखा तो वह हक्की बक्की रह गई। उसे लगा आज भाभी के सिर पर कोई चोट लग गई है, शायद इसलिए वो आज काम कर रही हैं। पिंकी ने भाभी से झाड़ू लेने की कोशिश की, लेकिन भाभी ने पिंकी को यह कहकर झाड़ू नहीं दिया कि अभी आप जाओ और जाकर आराम करो, आज का सारा काम मैं ही कर लूंगी। पिंकी अपना सिर खोजते हुए ऊपर कमरे में जाने लगी। तभी उसे याद आया कि दानेश ने उससे कहा था कि उन्होंने भाभी का इंतजाम कर दिया है, अब वो कम से कम 1 महीने तक तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। दानेश की बात याद आते ही पिंकी खुद से बोली, लगता है बाबा के दोस्त कोई जादूगर है जिन्हीं भाभी पर कोई जादू किया है, इसलिए आज भाभी बदल गई है। चलो अच्छा है, बाबा के आने तक ये ऐसे ही रहे तो बच्चे भी चैन से जी सकेंगे। अरे मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, मैंने बाबा के दोस्त से उनका नाम तो पूछा ही नहीं। उन्होंने हमारी इतनी मदद की है और मैं हूँ कि अभी तक उनका नाम भी नहीं जानती। पिंकी सोचते हुए कमरे में जाकर दोबारा सो गई। दूसरी तरफ दानेश अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ाने के लिए जंगल की ओर एक शांत जगह देखने निकल गया। 2 दिन बीत गए लेकिन उसे वहां ऐसी शांत जगह कोई नहीं मिली। तीसरे दिन वह नदी के किनारे पानी पी रहा था कि उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। अचानक उस पर किसी ने पीछे से तलवार से हमला कर दिया, पर दानेश उससे भी ज्यादा तेज था। उसने तलवार के बार को अपनी 2 उंगलियों से रोक दिया। सामने वाले की तलवार दानेश की दोनों उंगलियों में फंस कर रह गई। अरे आप तो वही हो सीनियर, जिसने पिछली बार मेरी जान बचाई थी। हटाओ हटाओ अपनी तलवार हटाओ, ये कोई दुश्मन नहीं है। यह लड़की कोई और नहीं मानवी थी, जिसे दानेश ने गैंडे से बचाया था। उसके साथ उसी के विद्यालय का एक छात्र था जिसका नाम शिवा था। शिवा ने ही दानेश पर हमला किया था। शिवा का लेवल 28 था। वह अपने विद्यालय का एक होनहार स्टूडेंट था। उसकी उम्र दानेश के बराबर 21/22 साल की रही होगी। मानवी, देखो सीनियर, आपकी वजह से मेरा लेवल 14 से 16 हो गया। आप उस दिन 3 लेवल बीस्ट को मारकर चले गए थे। मैंने उसका बीस्ट कोर निकाला और उसे एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे मेरा लेवल बढ़ गया। लेवल बढ़ने की खुशी मानवी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन शिवा का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे दानेश से जलन हो रही हो। और हो भी क्यों नहीं, जिस दिन से दानेश ने उसे बचाया था तब से मानवी विद्यालय में सभी के सामने दानेश का ही राग अलाप रही थी, जिस वजह से शिवा को दानेश से जलन होने लगी थी। शिवा मन ही मन मानवी को पसंद करता था, लेकिन मानवी पर है कि किसी और लड़के की धुन सवार थी। शिवा दानेश को ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, मानवी, तुम जितना इनके बारे में बताती हो ये इतने भी ताकतवर नहीं लगते। मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने 3 लेवल बीस्ट को अपने एक ही मुक्के से हरा दिया हो। तुम्हें पूरा विश्वास है ना कि ये वो ही है? मानवी, मैं क्या आपसे झूठ बोलूंगी, ये वही है। इनकी ताकत देखने से पता नहीं चलती, इनफैक्ट देखने से इनके लेवल का भी पता नहीं चलता। शिवा, और ऐसी बात है क्या? दानेश उनकी फालतू की बातें सुन ऊब गया था। वह वहां से जाने लगा। तभी शिवा ने उसका रास्ता रोक लिया और बोला, दोस्त जाते कहाँ हो? आपसे युद्ध करने की मेरी बहुत इच्छा है।
मैं भी आपकी ताकत देखना चाहता हूँ। मानवी जैसा बताती है वैसा ही है या फिर? समझ रहे हो ना? दानिश इमोशन लेस चेहरे के साथ बोला। मुझे आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है, सॉरी, मुझे जाना होगा। बोलकर दानिश साइड से होकर जाने लगा, लेकिन शिवा दोबारा दानिश के रास्ते में आकर खड़ा हो गया। पर इस बार उनमें से कोई कुछ बोलता इससे पहले मानवी ने शिवा के बाजू को पकड़ा और एक तरफ खींच दिया। उसे साइड कर खुद दानिश का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। दानिश उसे सवालिया नजरों से घूरने लगा तो मानवी बोली, सीनियर चले जाना, पहले मेरी बात तो सुन लो। आप यहाँ नए हो तो मुझे लगता है आपने रंगभूमि के बारे में नहीं सुना होगा, सुना है क्या? दानिश ने अपना सिरनामे हिला दिया। मानवी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, हमारे देश में रंगभूमि वो जगह है जिसे कल्टीवेटर्स का स्वर्ग कहा जाता है। वहां बहुत प्रकार के अमूल्य खजाने हैं जिनसे कल्टीवेटर अपना लेबल आसानी से बढ़ा सकते हैं। कई ऐसी जगह है जहां स्पिरिचुअल एनर्जी का भंडार है, वहां कल्टीवेशन 2 गुनी और 3 गुनी रफ्तार से बढ़ता है। और आप हमारे देश में सही टाइम पर आए हो। रंगभूमि का दरवाजा 20 सालों में एक बार 1 महीने के खुलता है और वो दिन कल है, तो क्या आप वहां आना चाहोगे? रंगभूमि के बारे में सुनकर दानिश का इंटरेस्ट रंगभूमि में बढ़ गया। उसे 1 महीने के लिए ऐसी ही जगह की तो तलाश थी जहां वो अपना कल्टीवेशन बढ़ाना चाहता था। तो दानिश ने ज्यादा ना सोचते हुए मानवी से हाँ कर दिया। तो मानवी खुश होते हुए बोली, तो फिर ठीक है, चलो हमारे साथ, अभी हम वहीं जा रहे हैं, कल तक पहुंच जाएंगे। शिवा की जलन का अब ठिकाना ही नहीं रहा। वह मानवी को पकड़कर साइड में ले गया और उससे धीमी आवाज में बोला, पागल हो क्या? किसी भी अनजान को ऐसे अपने साथ रंगभूमि ले जाना खतरनाक हो सकता है। अभी तक तो हम इसका नाम भी नहीं जानते, क्या भरोसा अगर इसने हमें धोखा दे दिया तो? मेरी बात मानो और इसे हमारे साथ लेकर मत चलो। मानवी को पता था शिवा इतनी आसानी से नहीं मानेगा। उसके पास शिवा को मनाने का तरीका पहले से था। वह बोली, क्या आपको खुद पर भरोसा नहीं है? क्या आप इन्हें नहीं हरा सकते? मुझे लगा आप इसे आसानी से हरा सकते हो। शिवा, मुझे भरोसा है, मैं हरा सकता हूं इसे। मानवी, तो फिर इतना क्यों सोच रहे हो? अगर इसने धोखा देने की कोशिश की तो आप इसे वहीं मार देना। वैसे मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो हमें धोखा नहीं देंगे। अगर दिया तो आप तो हो ही, फिर चिंता किस बात की? अपनी तारीफ सुनकर शिवा का सीना चौड़ा हो गया। वह दानिश को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। मानवी को पता था शिवा से उसकी तारीफ कर कोई भी बात आसानी से मनवाई जा सकती थी। शिवा खांसते हुए दानिश के पास आया और अपनी तलवार दिखाते हुए बोला, ठीक है, तुम हमारे साथ चल सकते हो, पर हमें धोखा देने की सोचना भी मत बरना। मानवी, अच्छा ठीक है, चलो अब चलते हैं, पहले ही काफी टाइम खराब हो गया, अब हमें निकलना चाहिए। तीनों रंगभूमि की तरफ निकल गए। अपना समय बचाने के लिए वो रास्ते में जानवरों से बचते हुए निकल रहे थे। दिन भर चलने के बाद रात में थोड़ी देर के लिए उन्होंने आराम किया और फिर चल दिए। सुबह होते होते तीनों रंगभूमि के द्वार पर पहुंच गए। वहां बहुत से कल्टीवेटर उनसे पहले पहुंच चुके थे। उनमें से किसी का भी लेबल 20 से कम नहीं था, एक दानिश को छोड़कर। सभी दिखने में काफी ताकतवर लग रहे थे। वो सभी अलग अलग शहरों से थे। दानिश अपना लेबल बढ़ाने के लिए एक शांत जगह देख रहा था, लेकिन जंगल में उसे कोई शांत जगह नहीं मिल रही थी जहां वो कल्टीवेट कर सके। एक दिन सुबह उसकी मुलाकात मानवी से हुई। मानवी ने उसे बताया कि हर 20 साल में रंगभूमि का द्वार खुलता है, जहां अमूल्य जड़ी बूटियां के साथ साथ कल्टीवेशन के लिए अच्छा वातावरण मिलता है। वहां कल्टीवेट करने से किसी भी इंसान की ताकत 2 गुनी या 3 गुनी रफ्तार से बढ़ती है।
लेकिन उस दुनिया में यहाँ से भी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक जानवर हैं, जिस वजह से वहाँ जान का खतरा बना रहता है। वहाँ से वापस या तो किस्मत वाला आता है या फिर ताकतवर। दानेश मानवी और शिवा के साथ रंगभूमि के द्वार पर पहुंच गया, जहां अलग अलग जगह से बहुत सारे कल्टीवेटर आए हुए थे। उन सभी का लेवल 30 के आसपास था, उनमें से कोई भी कम शक्तिशाली नहीं था। मानवी दानेश के पास आई और धीमी आवाज में बोली, अंदर जाकर थोड़ा संभल कर रहना। मैंने सुना है कि कभी कभी अंदर राक्षस भी मिले हैं जो हम इंसानों से बहुत ज्यादा बड़े और ताकतवर होते हैं। वैसे मैं आज तक किसी राक्षस को देखा नहीं है, पर तुम्हें आगाह कर रही हूँ, अपना ध्यान रखना। दानेश ने सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। शिवा उन दोनों को फुसफुसाते देख जल रहा था। थोड़ी देर बाद उन सभी के सामने हवा में एक के बाद एक 5 सुप्रीम ग्रैंड मास्टर प्रकट हुए। उन्हें देख सभी ने अपना सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। उनमें सबसे बड़े सुप्रीम ग्रैंड मास्टर हवा में चलकर आगे आए और बोले, आप सभी का रंगभूमि के द्वार पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी अपना कल्टीवेशन बढ़ाकर सही सलामत ही वापस लौटें। आज के बाद रंगभूमि का द्वारा आज से 30 दिन बाद ही खुलेगा, लेकिन अगर कोई 30वें दिन वापस नहीं आया तो वह अगले 20 सालों तक रंगभूमि के अंदर ही रह जाएगा। तो आप सभी समय का विशेष ध्यान रखें। हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जिसका लेवल 50 हो उसे मास्टर कहा जाता था। लेवल 75 होने पर ग्रैंड मास्टर और 100 से ऊपर लेवल वाले को सुप्रीम ग्रैंड मास्टर, और जिसका लेवल 150 प्लस पहुंच गया हो उसे सुप्रीम ग्रेट ग्रैंड मास्टर कहा जाता था। बोलकर सुप्रीम ग्रैंड मास्टर बाकी ग्रैंड मास्टर के पास गया और उन्हें एक इशारा किया। इशारे के साथ ही सभी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर ने कोई गुप्त मंत्र बोला और अपने हाथ एक ही दिशा में कर दिए। उन सभी के हाथ से प्रकाश की तेज किरणें निकली जो एक पॉइंट पर जाकर जमा हो रही थी। कुछ देर बाद वहां एक बड़ा सा पोर्टल खुल गया। सभी अंदर जाने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। तभी दानेश को एक जानी पहचानी आभा महसूस हुई। दानेश ने इधर उधर अपनी नजरें घुमाई। उसे एक लड़की दिखाई दी जिसके एक हाथ में चमकती हुई तलवार थी तो दूसरा हाथ एक लड़के के हाथ में देकर मुस्कुराते हुए खड़ी हुई थी। उन दोनों को देखते ही दानेश का खून खौलने लगा। गुस्से से उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। दानेश उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। दानेश उन दोनों की तरफ गुस्से से बढ़ने लगा। तभी मानवी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, उधर कहाँ जा रहे हो? हमें उधर नहीं, इधर जाना है। पोर्टल इस तरफ है, उधर नहीं। दानेश ने एक पल के लिए मानवी की तरफ देखा, फिर उस लड़के लड़की की तरफ। इतनी देर में वो दोनों वहां से गायब हो गए। हजारों लोग पोर्टल के अंदर जा रहे थे। उस भीड़ में दानेश उन्हें देख नहीं पाया। दानेश ने गुस्से में मानवी का हाथ छुड़ाया और पोर्टल की तरफ उड़ गया। मानवी को दानेश का व्यवहार कुछ अजीब लगा। वह जल्दी से शिवा के पास गई और बोली, चलो जल्दी से सीनियर का पीछा करो। शिवा उसे अजीब नजरों से घूर कर देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो, तुम्हें उस अजनबी सीनियर की बहुत फिक्र है, कभी मेरी भी कर लिया करो। मानवी ने उससे दोबारा कहा, कहाँ खो गए? जल्दी करो वरना वो गायब हो जाएंगे। शिवा ने अपनी तलवार बाहर निकली और उसके ऊपर चढ़ते हुए कहा, ठीक है, आ जाओ। मानवी शिवा को पकड़कर उसकी तलवार पर खड़ी हो गई। दोनों पोर्टल की तरफ उड़ गए। जब वो दोनों पोर्टल के अंदर पहुंचे तो वहां दानेश नहीं था। दानेश उस लड़की को देखने के चक्कर में आगे निकल गया था। शिवा, कहाँ है आपके सीनियर? सीनियर जी आप यहाँ हो? सीनियर जी क्या आप इधर हो? शिवा मानवी का मजाक बनाने लगा। मानवी उसकी तरफ सिर्फ मुंह बनाकर रह गई। शिवा आगे बोला, अब तुम्हारे सीनियर को देखने की बजाय अच्छा होगा अगर हम हमारे मिशन पर ध्यान दें। गुरुजी का दिया हुआ मिशन तो याद है ना, या फिर तुम अपने सीनियर के चक्कर में उसे भी भूल गई? मानवी, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है।
मुझे गुरुजी का दिया हुआ मिशन पता है। सीनियर को मैं मिशन पूरा होने के बाद ढूंढ लूंगी। दोनों वहां से जाने वाले ही थे कि वहां काले कपड़े पहने 5 लोग पोर्टल के अंदर आए। उन सभी का ऑरा इतना खतरनाक था कि एक पल के लिए मानवी और शिवा के रोंगटे खड़े हो गए। वो दोनों चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे। काले कपड़े वाले लोग एक पल के लिए वहां रुके, फिर पूर्व दिशा की ओर उड़ गए। उनके जाते ही मानवी बोली, ब्लैक ड्रैगन गैंग, इस गैंग के लोग भी यहाँ आए हैं। लगता है इस बार रंगभूमि में कुछ तो अलग होने वाला है। ब्लैक ड्रैगन गैंग यहाँ की सबसे खतरनाक और ताकतवर गैंग थी। कोई भी उससे पंगा लेने से बचता था। ब्लैक ड्रैगन गैंग में 3 सुप्रीम ग्रैंड मास्टर और 2 सुप्रीम ग्रेट ग्रैंड मास्टर थे, इसलिए उस गैंग से पंगा लेना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना था। शिवा, तुम उन पर ध्यान मत दो, हम यहाँ सिर्फ मिशन पूरा करने आए हैं, हमें उनके रास्ते में नहीं आना है। तुमने देखा नहीं उनका ऑरा कितना खतरनाक था। सभी के सभी 50 लेवल से ऊपर के योद्धा थे। मानवी, अरे तो मैं कहाँ उनके रास्ते में आ रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ। जरूर कोई तो बात है जो ब्लैक ड्रैगन गैंग यहाँ आई है। सभी लोग अंदर आ गए थे। पोर्टल बंद हो चुका था। शिवा पश्चिम दिशा की ओर उड़ते हुए बोला, अब यहाँ सिर्फ बातें ही करनी है या फिर कुछ काम भी करना है। अब चलो यहाँ से चुपचाप। दूसरी तरफ दानेश कुछ दूर उड़कर वापस जमीन पर आ गया। अभी उसका लेबल इतना नहीं था कि वह ज्यादा देर हवा में उड़ सके। दानेश का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, वह गुस्से में आग बबूला हो रहा था। जमीन पर आते ही उसने गुस्से में पास हो खड़ी एक चट्टान में जोरदार मुक्का मारा। उसके मुक्के से चट्टान चकनाचूर हो गई। अभी भी दानेश का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो वह चट्टान के टुकड़ों में मुक्के मारने लगा। टुकड़े रेत में बदल गए। वो तब तक मुक्कों की बरसात करता रहा जब तक उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत नहीं हो गया। किस लिए आई थी ब्लैक ड्रैगन गैंग? और क्या मिशन मिला था मानवी और शिवा को? आखिर किस देखकर दानेश को इतना गुस्सा आ रहा था? कहीं वो उसकी प्रेमिका तो नहीं थी? क्या होगा जब दानेश का सामना होगा अपनी प्रेमिका से?